दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर संजय सिंह का एक नया वीडियो बनाएंगे और अक्सर या हमेशा हमने कई सवालों को उस एपिसोड में लिया है। आज हम लोग एक ही सवाल लेंगे। वजह यह है दोस्तों कि इनके एक ही सवाल में कई सारे सवाल हैं और सवाल ऐसे हैं कि इससे मिलते जुलते कई सवाल जो लोग पूछते हैं, क्योंकि इनका सवाल होम्योपैथी से रिलेटेड है। उसमें कई सारे पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं या पूछे हैं जो इनके डाउट्स हैं। उसी डाउट को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सो ये एक ही क्वेश्चन आज हम लोग डील करेंगे, ओके। और सवाल ये है दोस्तों, ये पूछा है सनातन होता ने, और इन्होंने पूछा है, ये लिखा है कि होम्योपैथी इज़ फुल ऑफ फैंटेसी, इट हैज़ नो पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, यू हैव सेड द थियरी ऑफ इम्यूनोलॉजी सिस्टम, यू कैन नॉट ट्रीट इमरजेंसी केसेस, द माइन्यूट डाइल्यूशन इज मोर पावरफुल, इफ सो you can treat by smelling a drug. Moreover, it is believed that homeopathy medicine has no reaction, but every action is followed with reaction. That is the principle of physics. बहुत बड़ा सवाल है। चूँकि मेरा हिंदी चैनल है, इसलिए इनके एक एक पॉइंट को हम लोग हिंदी में लेके ही बात करेंगे। पहला इनका सवाल है इसमें कि होम्योपैथी इज़ फुल ऑफ फैंटेसी। इन्होंने ऐसा कहा है कि ये काल्पनिक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि कोई भी साइंस या कोई भी विज्ञान या किसी भी चीज को लीजिए, अगर उसके सिद्धांत का कोई आधार नहीं है या निराधार है या वो सच नहीं है, भ्रम है, मिथ्या है, तो उसका अस्तित्व ज्यादा समय तक नहीं रहता। अगर कोई ऐसी साइंस है जिसका प्रिंसिपल फॉल्स हो या गलत हो, तो ज्यादा दिनों तक वो साइंस सरवाइव नहीं कर सकती। आज होम्योपैथी को लगभग 200 साल होने आया है, तो ये तो सॉलिड प्रूफ है कि इस साइंस का जो प्रिंसिपल है वो स्ट्रांग है। इन्होंने लिखा है इट हैज नो पर्टिकुलर प्रिंसिपल। इसका एक प्रिंसिपल है दोस्तों, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, यानी लाइक्स आर क्योर बाय लाइक्स, या आम भाषा में कांटे से कांटे को निकालना। आगे चल के और लोगों ने इस पे कुछ और प्रिंसिपल डाले, जैसे हेरिंग्स का लॉ ऑफ क्योर है। उसमें हेरिंग्स ने एक पैटर्न बताया, एक तरीका बताया कि क्योर इस तरह से होना चाहिए। इस लॉ में काफ़ी सारे लॉ जुड़ते गए। उन्होंने बताया कि जो ट्रीटमेंट क्योर होते समय ऊपर से नीचे की तरफ क्योर होना चाहिए, विद इन आउटवर्ड होना चाहिए, अंदर से बाहर की तरफ, और अबव डाउनवर्ड्स, विद इन आउटवर्ड्स, और फ्रॉम ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑर्गन टू लेसर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। यानी अगर किसी पेशेंट को स्किन इरप्शन है और लीवर का भी प्रॉब्लम है, तो होम्योपैथिक दवाइयां पहले लीवर को ठीक करेंगी, और हो सकता है कि स्किन का जो कंप्लेन है या स्किन इरप्शन है वो बढ़ जाए। उसी तरह से तीसरा जो उन्होंने बताया है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे लीवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन से, तो लीवर पहले ठीक होगा, ओके। अब फॉर एग्जांपल कोलाइटिस है और हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हार्ट को पहले रिलीफ मिलेगा अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ, ठीक है। पर होम्योपैथी का लॉ है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। सो अगर इन्होंने ये कहा है कि इट हैज़ नो पर्टिकुलर प्रिंसिपल, तो ये गलत है माय डियर। इसका एक प्रिंसिपल है, इसका एक सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पे ये आज तक खड़ी है 200 सालों से, और इसका दिन प्रतिदिन
रोज इसका विकास हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। आज अगर आप देखेंगे कि दुनिया के तमाम पैथियां हैं, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, एलोपैथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटोथेरेपी है, और ऑक्यूप्रेशर है, ऑक्यूपंचर है, यूनानी है, आइसोपैथी है, टोटोपैथी है। लेकिन इन सब में देखेंगे तो होम्योपैथी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा। अगर ये फॉल्स होता माय डियर, तो इतना बढ़ता कैसे और इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहता? ओके, सो इट इज़ फॉल्स, इट हैज़ प्रिंसिपल, इसका एक सिद्धांत है। दूसरा, इट इज़ फुल ऑफ फैंटेसी। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, इन्होंने कहा है कि ये चीज़ें काल्पनिक हैं, रियलिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको सॉलिड प्रूफ नहीं मिलेगा। सॉलिड प्रूफ मतलब ये इसी तरीके से काम होगा या ये इसी तरीके से काम होगा इस चीज़ में। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अब जैसे 3 बंदे मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तीनों को बोला गया कि आप आंखें बंद करो और अपने इच्छाओं को रोकिए, जो चीज़ें, जो थॉट्स आ रहे हैं उसको रोकिए, या आप देखिए कि कुछ ना दिखे आपको, ब्लैंक दिखे। क्या आपको लगता है तीनों को एक ही तरह का थॉट आता होगा? क्या आपको लगता है कि तीनों को ब्लैंक दिखाई देगा होगा? ऐसा नहीं है। किसी को थॉट्स कोई थोड़ा कंट्रोल करता होगा, कोई ज्यादा, किसी से बिल्कुल नहीं होता होगा। इसका मतलब मेडिटेशन गलत है, ऐसा नहीं है। उसी तरह से होम्योपैथी में बहुत स्पेस है। रोज आज इसमें नए नए सिम्टम्स जुड़े जा रहे हैं, हर ड्रग्स में, हर दवाइयों में, खासकर पॉलीक्रेस दवाइयाँ या जो वेल नोन मेडिसिन है, उनमें रोज नए नए लक्षण जुड़ते जा रहे हैं। आप पहले जब हम केंट की रेपेटरी यूज करते थे, उसमें जो सिम्टम्स थे, आगे दूसरी रेपेटरी आई, उसमें कुछ और सिम्टम ऐड हुए, फिर तीसरी आई, ऐसे जैसे जैसे नई नई रेपेटरियाँ आ रही हैं, उसमें नए नए लक्षण जुड़ते जा रहे हैं, नए नए ड्रग्स जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है दोस्तों? वो इसलिए होता है कि इसमें बहुत स्पेस है। ऐसा हम फिक्स नहीं कह सकते कि बेलाडोना का पेशेंट है या कैल्केरिया काप का पेशेंट है। कल उसमें कम सिम्टम थे, आज उसमें नए कई सिम्टम जोड़े गए हैं। बेलाडोना के पेशेंट दवाइयों में कई सिम्टम नए जोड़े गए हैं। बट वन थिंग इज कॉमन, फीलिंग। फीलिंग नहीं बदलती, मैनिफेस्टेशन है, जो तरीका है व्यक्त करने का, वो बदल सकता है। ठीक है, अगर मैं गुस्सा हूं या 2 और लोग हैं गुस्सा है, हम तीनों गुस्सा हैं, तो जरूरी नहीं कि सबका गुस्सा एक ही तरीके से बाहर आए। कोई सिर्फ जबान से ही अपने इतने भयानक बातें बोल देता है कि दिल को छू जाती है। कुछ लोग फिजिकल हो जाते हैं, कुछ रिवेंजिव एटीट्यूड में चले जाते हैं, पर सबका मूल तो गुस्सा ही है ना। उस गुस्से को व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब है, इसमें बहुत स्पेस है। तो कभी कभी ये कुछ लोगों को फैंटेसी लगता है, काल्पनिक लगता है, लेकिन आप गहराई में जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि फीलिंग, किसी भी दवा का फीलिंग नहीं बदलता। उसको मैनिफेस्ट करने के तरीके बदल जाते हैं, उसको व्यक्त करने के तरीके बदल जाते हैं, सिम्टम को या फीलिंग को, लेकिन फीलिंग चेंज नहीं होता। सो इट इज नॉट फैंटेसी। और इनका तीसरा है, इट हैज शेड द थियरी ऑफ इम्यूनोलॉजी सिस्टम। इन्होंने कहा है कि जो इम्यूनोलॉजी सिस्टम है उसी की थियरी पे ये आधारित है। ठीक है, या वैसी ही थियरी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि आपको सर्दी खांसी हुई और मैंने दवा दिया, फिर सर्दी खांसी हुई, फिर मैंने दवा दिया, फिर हुई, फिर मैंने दवा दिया, ऐसे 1 महीने में 4-5 बार हुआ। ओके, और एक दूसरा तरीका है
कि पूरा डिटेल में गए, उस सर्दी खांसी का कारण जाना हमने, उस पे दवा दी, और आपके अंदर जो रोग प्रतिकार शक्ति थी, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसको अगर राइज किया गया किसी दवा से, तो इससे अच्छा क्योर क्या हो सकता है। अगली बार कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आपको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। तो अगर किसी साइंस में ये गुण है तो ये क्या बुरा है, ये तो सबसे अच्छी बात है। और होम्योपैथी का जो लॉ है, वो उसको नेचर्स लॉ कहा जाता है, वो नेचर के बहुत करीब है। सो बट नेचुरल है, ये इम्यूनिटी तो बढ़ाती ही है, तो आप किसी भी तरीके से इसको कह सकते हैं। ओके। उसके बाद इन्होंने कहा है यू कैनॉट ट्रीट द इमरजेंसी केसेस, यानी आप इमरजेंसी के जो केसेस होते हैं उसको ट्रीट नहीं कर सकते। मेरे इतने साल के प्रैक्टिस में कई बार ऐसे, अब भी 5 या 6 दिन पहले की बात है, जस्ट अभी एक पेशेंट आया था, वो स्टोन का पेशेंट था। उसके यूरेटर यानी किडनी से जो पाइप निकलती है उसमें स्टोन आके फंस गया था 7 mm का, और उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी। विद इन 5 to 7 minutes ही गॉट रिलीफ। मैं क्योर नहीं कह रहा हूं, उसको आराम मिल गया। सो मेरा ये कहना है कि इस साइंस में कई ऐसे इमरजेंसी हैं, केसेस, जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। हार्ट अटैक भी हुआ है इससे ट्रीट, क्योंकि उससे ज़्यादा इमरजेंसी और क्या हो सकता है दोस्तों। एक और इंसिडेंस बताता हूं मैं आपको। एक बार एक छोटी बच्ची आई थी, छोटी बच्ची यानी 13-14 साल की कह सकते हैं आप, और उसको पेट में बहुत दर्द था, वो लिटरली ऐसे पकड़ के रो रही थी, अपनी माँ के साथ आई। और मैं सबसे पहले आपको केस पेपर बनाना होता है, मैं उससे नाम पूछ रहा, और वो इतना रो रही थी कि बता नहीं पा रही थी। तो ये अब की बात नहीं है, पहले की बात है। इसलिए उस समय हम लोग कभी कभी बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे, हाँ इस तरह का पेन है, जैसे बेलाडोना को फीवर में देते थे, एकोनाइट को देते थे घबराहट में, आर्सेनिक को बेचैनी में देते थे, अब डिसेंट्री हो गया तो मक्सॉल देते थे। ये जब कॉलेज से निकले तो ये हमारे दिमाग में फीड किया हुआ था। उसी तरह से जो कोलिक का पेशेंट रहता था, यानी पेट दर्द का पेशेंट, उसको जनरली हम लोग बोलते हैं 2 दवा बहुत अच्छी है, डायस्कोरिया और कोलोसिन। तो वो स्टेट ऑफ माइंड से हम लोग बाहर निकले थे, और वो शुरुआत की ही बात है। तो उसको फटाक से मैंने कोलोसिन दिया, और फिर उसके बाद मैं सोचा कि अब मैं पूरा इसका नाम, एड्रेस सब ले लूँ, और ऐसे झुकी हुई थी। कोलोसिन देने के बाद जब तक मैं नाम उसका पूरा लिखता तब तक वो स्ट्रेट हो गई और क्योर हो गई। इतना तेज एक्शन होता है कभी कभी होम्योपैथी में। इट इज़ नॉट ऑलवेज, पर होता है। और ऑलवेज क्यों नहीं होता दोस्तों? ऑलवेज इसलिए नहीं होता कि साइंस डिफिशियंस नहीं है, साइंस में कमी नहीं है, कमी हम लोगों में है, डॉक्टरों में है। अगर उन चीज़ों को हम ठीक से पकड़ लें, साइंस बार बार कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, जो लेना है लो मुझसे, जो चाहिए ले लो। ठीक है दोस्तों? सो ये इमरजेंसी में काम नहीं करती, इट इज फॉल्स। आगे का रुकिए, मैं 1 मिनट बताता हूं। और आगे इन्होंने लिखा है कि you cannot treat emergency cases, okay? The minute dilution is more powerful. Yes, आप बराबर कह रहे हैं जी। इसके जितने माइन्यूट डोज होंगे, एक सर्टेन लिमिट है, ऐसा भी नहीं कि एकदम माइन्यूट, लेकिन कम से कम दवा तो लेनी चाहिए। ठीक है, माइन्यूट डोज इसका पावरफुल है। सो यू कैन ट्रीट बाय स्मेलिंग द ड्रग। तो अगर ऐसा है तो दवाई को सूंघ के भी इलाज किया जा सकता है। सी आगे भविष्य में क्या छुपा है ये तो नहीं जानता मैं, पर एक दवा ऐसी है
जिसको सूंघ के ही पेशेंट को ठीक किया जाता है होम्योपैथी में, और वो है अमाइलन नाइट्रस। जब पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उसको रुमाल में उसका मदर टिंचर लगा के सूंघाया जाता है तो फिर से होश में आ जाता है। सो ये एक है, पता नहीं आगे फ्यूचर में और हो, लेकिन ये भी होम्योपैथी में है दोस्तों। आगे है, मोर ओवर इट इज बिलीव दैट होम्यो मेडिसिन हैज नो रिएक्शन। फिर आपने सही कहा, इसका रिएक्शन नहीं होता, इसका एक्शन होता है। रिएक्शन का तो इलाज करना पड़ता है मेरे मित्र, इसका एक्शन होता है। हम पेशेंट के सिम्टम लेते हैं, उससे मैच होता हुआ दवा लेते हैं, वो पेशेंट को देते हैं तो वो दवा अंदर जाके एक्शन करती है, और उस एक्शन के अगेंस्ट जब बॉडी काम करती है तो वो बॉडी रिएक्ट करती है, और उस रिएक्शन में हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। यू गॉट इट? बट एवरी एक्शन है, हाँ ये फिजिक्स का लॉ है, तो हो सकता है, ये फिजिक्स का लॉ हो सकता है। गॉट इट? मेरे कहने का मतलब है, अब मैं एक बात आपसे बताऊं सनातन जी, कि अगर किसी सिस्टम को आप देख रहे हैं या जान रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, अगर उसका अस्तित्व बहुत दिनों से है, अगर उसकी आइडेंटिटी बहुत पुरानी है, तो मेरा ये मानना है कि उस साइंस को गलत कहने से या उसमें त्रुटियां निकालने से पहले आप उसकी गहराई में जाइए, क्योंकि जिसका प्रिंसिपल गलत है, जो गलत साइंस है, जिसके सिद्धांत गलत हैं, वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती है वो साइंस। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से सनातन जी के जो कन्फ्यूज़न थे, मैंने कोशिश किया अपनी तरफ से सॉल्व करने का। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो, प्लीज़ डू राइट, कोशिश करूँगा आंसर देने की दोस्तों। धन्यवाद।